नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 3 जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत की एक ऐसी महिला का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत के स्त्रियों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इन महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। हम लोग बहुजन समाज के लोग प्यार से, स्नेह से माता सावित्रीबाई फुले भी कहते हैं। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन बहुत ही पॉपुलर अब हो गया है, इस कदर पॉपुलर हो गया है, लोकप्रिय हो गया है कि बहुत लंबे समय से उत्तर भारतीयों में भी यह मांग उठ रही है कि भारत सरकार 3 जनवरी को शिक्षक दिवस घोषित करे। आप इस मांग से समझ सकते हैं कि बहुजनों के दिल में माता सावित्रीबाई फुले की क्या जगह है। बहुत लंबा वक्त न लेते हुए मैं आज के अपने अतिथि गेस्ट डॉक्टर दिलीप पवन सर को सर का स्वागत करता हूं। सर, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में पहली बार आप आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर और आप आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी इस तरह हम लोग आज बहुत अच्छे दिन मुलाकात हो रही है हमारी। हाँ, हाँ। सर, दिल्ली डॉक्टर दिलीप चौहान सर आर्ष पब्लिकेशन यानी आर्ष प्रकाशन के मालिक भी हैं, संपादक भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन आइडियोलॉजी के एक धुरंधर विद्वान रहे हैं, अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सर आपसे पहला छोटा-सा सवाल क्या है, एक बातचीत है कि सावित्रीबाई फुले, चूँकि आप महाराष्ट्र में भी बैठे हुए हैं, पुणे में बैठे हुए जी। हैं, जी। जहाँ पर से यह क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का उदय होता है, सामाजिक, राजनीतिक और आज पूरी दुनिया में वो फैल चुकी हैं। आप कैसे उनको याद करना चाहेंगे? देखिए, माँ सावित्रीबाई फुले को याद करने का मतलब ये है कि यहाँ की जो हमारी परंपरा है, जो प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन है हमारी भारत की पूरी, मतलब यह सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि माँ सावित्रीबाई फुले पहली वह व्यक्ति है जिसने पब्लिक स्फीयर में किसी महिला का आना उद्घाटित किया है। मतलब उनसे पहले बहुजन समाज की कोई स्त्री किसी पब्लिक स्फीयर में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनका जो सामाजिक कार्य था, उनमें जो माँ सावित्रीबाई फुले का योगदान रहा है, उसकी वजह से, और वो खुद एक शिक्षक बनकर जब समाज में आई, पब्लिक स्फीयर में आई, तो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्पेस में आई, तो मुझे लगता है वह पहली महिला है जिसने ये सारे बैरियर्स तोड़े हैं, जो मतलब जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर हमारा है, उसमें एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था कि किसी बहुजन समाज की महिला ने शिक्षा के लिए घर से बाहर कदम रखना और किसी को शिक्षित करने के लिए घर से बाहर कदम रखना। और आज अगर देखेंगे आप जिस जब हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो इस आधुनिक भारत की नींव जिन स्त्री पुरुषों ने, महापुरुषों ने, महास्त्रियों ने रखी है, उनमें सबसे पहला और सबसे आदरणीय नाम जो है वो माँ सावित्रीबाई फुले का है। और हमें उन्हें इसी तरह से याद करना चाहिए। माँ सावित्रीबाई फुले को हम बहुत से कारणों से याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कारण मुझे लगता है वो ये है कि किसी महिला को पब्लिक डोमेन में आना, पब्लिक स्पेस में आना, अपनी जगह बनाना और उस पब्लिक स्पेस का जो इस्तेमाल है, यूज़ है, वह बहुजन कल्याण के लिए करना। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी ये सावित्रीबाई फुले का घर से बाहर कदम रखने का जो मतलब है, उसके रैमिफिकेशंस बहुत है। अगर धर्मराज जी आप अगर सोचेंगे तो ये पूरा जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको रीस्ट्रक्चर करने वाली बात है ये। ये कोई आम सी बात नहीं है। कोई बहुजन महिला घर से बाहर जब निकलती है, और वो भी ऐसे वक़्त में जब वो घर और चूल्हा छोड़कर बाहर नहीं निकल सकती थी। वह भी ऐसे वक़्त में जब उसको शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं था। क्योंकि माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म जिस परिवार में हुआ, वहाँ शिक्षा की कोई परंपरा नहीं थी।
जिस वर्ग से वो आई थी वहां शिक्षा की कोई परंपरा नहीं थी, और खुद शिक्षित होना और दूसरों को शिक्षित करने के लिए घर से बाहर कदम रखना, इसने हमारी सामाजिक संरचना और हमारे जो फैमिली की संरचना है उसको भी बदल के रख दिया है। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप रहा है। मुझे मैं उनको तो एज़ अ सोशल रेवोल्यूशनरी याद करना चाहूँगा। शी वाज़ नॉट जस्ट अ सोशल रिफॉर्मर, शी वाज़ a social revolutionary because she brought about an epoch making change in Indian domestic structure as well as social structure. सर, सावित्रीबाई फूले के पहले बहुत सारे लोगों का आरोप है कि सावित्रीबाई फूले अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित थी और इसीलिए कहीं भी जो भी बहुजन विचारधारा के विरोधी हैं और इस मांग पर जब मांग उठती है बहुजनों की तरफ से कि 3 जनवरी को शिक्षक दिवस घोषित किया जाए, तो बहुत सारे ब्राह्मणवादी इस बात के लिए चिंतित हो उठते हैं और उनका आरोप है कि सावित्रीबाई फूले पहली बात तो अपने पति के कारण थी और दूसरा कि वो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थी, इसीलिए कहीं भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। इस तरीके की बातें भी लोग करते हैं। आप इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, ऐसा है धर्मराज जी, कोई भी बहुजन नायक जो है या जो नायिकाएँ हैं, बहुजन नायिकाएँ हमारे जो महापुरुष रहे हैं, ये यहाँ के ब्राह्मणवाद का एक राजनीति रही है कि या तो उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा जाए, क्योंकि माँ सावित्रीबाई होने का मतलब ही ये है कि उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट था यहाँ का, उस एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त करने का काम किया है। और वह एस्टैब्लिशमेंट क्या थी? तो उनका गुस्सा माँ सावित्रीबाई फुले या महात्मा ज्योतिराव फुले या बाबा साहेब अम्बेडकर या राजर्षि शाहू महाराज, इनसे उनकी नाराज़गी मैं समझ सकता हूँ। जो ब्राह्मणवाद है, यहाँ के ब्राह्मणवादियों को जो नाराज़गी महात्मा ज्योतिबा फुले से कहिए, राजर्षि शाहू महाराज से कहिए या सावित्रीबाई फुले से या बाबा साहेब अम्बेडकर से, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो नाराज़गी इसलिए है कि जिस तरह का यहाँ एस्टैब्लिशमेंट था, उस एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। क्योंकि उस एस्टैब्लिशमेंट में यहाँ का जो जो एक 3-4% लोग छोड़कर बाकी सारा जो बहुजन समाज था, उसकी कोई जगह ही नहीं थी इसमें। और ये हज़ारों सालों से चला आ रहा था, और ये जो चला आ रहा था उसको ब्रेक करने का काम, उसको मीन्स ऑल दिस सोशल रेवोल्यूशनरीज destroyed the very structure which they had established for centuries here. And I think it is quite understandable that they may not appreciate the work done by all these great revolutionaries, social revolutionaries. क्योंकि जो वो चलाना चाह रहे थे, सदियों तक चलाना चाह रहे थे, वो बंद हो गया। अभी हुँ। हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, हम लोग पढ़े-लिखे प्रोफ़ेसर बने, तो ये मुश्किल था अगर माँ सावित्रीबाई फुले ना होती या महात्मा ज्योतिबा फुले ना होते, शाहू महाराज ना होते, बाबा साहब ना होते, तो ये धर्मराज जी कहाँ से आते इस सिस्टम में? हम लोग ये चैनल नहीं चला पाते, हम लोग बोल नहीं पाते थे, हमारी कोई आवाज़ नहीं थी। अब हम लोग बोलने लगे हैं, हम लोग हमारे विचार रखने लगे, हम लोग खुद सोचने लगे हैं, हमें हमारे अधिकारों की समझ आ गई है। तो ये तो यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस बात हो गई। तो इसलिए माँ सावित्रीबाई फुले से उनका नाराज़ होना, और वो उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अंग्रेज़ों से प्रेरित थे, उन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया वग़ैरह-वग़ैरह। वो लेकिन कहते हैं अगर कि आप ईसाई मिशनरी का हाँ, नकल किया उन्होंने। ईसाई मिशनरियों का नकल नहीं किया, उन्होंने उस वक़्त की जो जो भी मतलब सत्ता थी, उसकी मदद लेनी ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ के लोग तो जो यहाँ के बहुजन है, यहाँ के जो दलित हैं, उनको शिक्षा देने के खिलाफ थे। उनको शिक्षा देना ही नहीं चाहते थे। तो महात्मा फुले वाज़ लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू सीक द सपोर्ट ऑफ these क्रिश्चियन मिशनरीज़ और द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं, हम लोग आज भी कोई इंस्टीट्यूशन अगर एस्टेब्लिश करना चाहे, हाँ? अब आप देखिए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन में, वो दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस शुरू करने की कोशिश की। बिल्कुल, स्कूल्स, हाँ। लाइब्रेरीज़, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन, और उनके पास तो कोई इतना पैसा नहीं था कि खुद का बिल्डिंग बनाए। कोई उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं था।
तो वो स्कूल चलाते कहाँ? तो जब तो सत्ता से मदद लेना इसमें कौन-सी मतलब उसमें क्या हो गया? खराबी क्या है उसमें? तो उस वक़्त के जो अ, ऑफ़िसर्स थे, एजुकेशन के ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने महात्मा फुले की मदद की, मिशनरियों ने मदद की। मैं तो आपको इससे आगे जाकर मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ज्ञानोदय के अंक अगर आप देखेंगे, उस वक़्त की जो मैगज़ीन थी, हमें महात्मा फुले का एक पन्ना भी पढ़ने नहीं मिलता अगर ज्ञानोदय नाम का ये मैगज़ीन ना होता। क्योंकि महात्मा फुले जो भी लिखते थे, वो ज्ञानोदय उस वक़्त छापता था। यहाँ के पूना में इतना पब्लिशिंग था, पूना पहले से पब्लिशिंग और प्रिंटिंग के लिए फ़ेमस है। इसको ज्ञान का सेंटर माना जाता था, लेकिन पूना में महात्मा फुले की किताब छापने को कोई तैयार नहीं था। उनका लेख कोई छापने को तैयार नहीं था, उसको पब्लिश करने को नहीं, तैयार नहीं, नहीं था। अगर नहीं, नहीं, अब उसमें फिर सवाल है कि क्या महात्मा फूले के लेख इस काबिल थे कि जो ब्राह्मण जो पत्रिकाएँ चलाते होंगे, जो किताबें छापते होंगे, उस काबिल होनी चाहिए। ये हमेशा से एक दावा रहता है कि उस लायक होगा तो ज़रूर छापेंगे। हाँ, तो ये जो काबिलियत का सवाल है, तो जो लोग महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले की काबिलियत पे सवाल उठाते हैं, उनको तो आज समाज याद भी नहीं करता, वो तो कहीं पर भी नहीं है हमारे समाज में आज। महात्मा फुले को पूरी दुनिया ही याद करती है, तो महात्मा फुले की काबिलियत या सावित्रीबाई फुले की काबिलियत तो प्रूफ हो गई, वो तो सिद्ध हो गई। जब महात्मा फुले समाज के बहुजन समाज के उत्थान की बात करते थे, तो यहाँ के पंडित उनका ग्रामर चेक करते थे कि उन्होंने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। जो महात्मा फुले का ग्रामर चेक करते थे और कहते थे कि महात्मा फुले जी को मराठी भी लिखनी नहीं आती है, उनको आज कोई याद भी नहीं करता। वो इतिहास के किस कूड़ेदान में आज पड़े किसी को पता भी नहीं है। और महात्मा फुले जो है, आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आप दुनिया भर में देखिए, सावित्रीबाई फुले दुनिया भर में इनका नाम है, इनको याद करते हैं। बहुजन समाज का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसको इतिहास की समझ-बूझ हो, वो महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले को ना मानता हो। नहीं तो तो इसमें ये कहना मतलब कि उन्होंने अ अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित है वगैरह, अंग्रेज़ों ने उनका जो कॉलोनियलिज़्म है, उस पे अलग चर्चा हो सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो शोषण किया, उस पे अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारे लिए जो बहुजन समाज है यहाँ का, जो पिछड़ा वर्ग है यहाँ का, उनके लिए सत्ता में कौन है? मुगल है, ब्रिटिश है या शक है या हुन्स है या आर्य थे या कोई भी था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा। तो हमारे मसले लेकर हमारे ही लोग उस वक़्त खड़े हुए और उनको कुछ लोगों ने मदद की और उनमें कोई ब्रिटिश हो सकता है, उस वक़्त के कुछ ब्राह्मिन्स भी थे, कुछ सेंसिबल लोग थे उनके साथ। मतलब पहला स्कूल खोलने के लिए जिन्होंने अपनी बिल्डिंग उनको दी, वो भिड़े जी तो ब्राह्मण ही थे ना। उनके कुछ साथी भी ब्राह्मण थे, उनके कुछ साथी भी दलित थे। इतिहासकारों ने महात्मा फुले के और सावित्रीबाई फुले के जो ब्राह्मण साथीदार हैं, उनके जो कॉमरेड्स हैं ब्राह्मण, उनका तो कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन उन्हीं के साथ महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को मदद कर मतलब ये लोग मिशनरियों की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, लेकिन महात्मा फुले के साथ जैसे ब्राह्मण्स थे, वैसे दलित थे, मुसलमान भी थे। हुँ, महात्मा फुले यहाँ जिस बस्ती में रहते थे, अगर आप आज भी देखेंगे फुलेवाड़ा विज़िट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो दलित वर्किंग क्लास की बस्ती है और महात्मा फुले को वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के दलितों ने, वहाँ के मज़दूरों ने ये सारा काम करने के लिए जो भी उनसे हो सकता था, वो सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ब्रिटिशर्स ने मदद किया और इसलिए वो कर पाए या कोई सत्ता उनके साथ थी इसलिए कर पाए, ऐसा नहीं था। एंड व्हेन ही स्टार्टेड ऑल दिस ही वाज़ जस्ट 21 इयर्स ओल्ड। महात्मा फुले ने जब ये शुरू किया, तो वो 21 साल के थे। लेकिन उनका जो स्पार्क देखा, उस वक़्त के जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन्होंने देखा कि ये कुछ करना चाहते हैं, तो दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट और उसकी कितनी कीमत नहीं महात्मा ये फुले और सावित्रीबाई फुले ने चुकाई है, आज हम सोच भी नहीं सकते। उनके खुद के घरवालों ने उनको बाहर निकाल दिया, कि आप लड़कियों को शिक्षित करना चाहते हैं। क्योंकि महात्मा फुले जी की जब शादी हुई, वो 13 साल के थे और सावित्रीबाई फुले 10 साल की थी। और जैसे-जैसे उनको एक अवेयरनेस आते गया कि जब तक हम लड़कियों को शिक्षित नहीं करते, हमारा परिवार बदल नहीं सकता और परिवार बदलेगा नहीं तो देश नहीं बदलेगा।
तो ये जो महात्मा फुले जी का अंडरस्टैंडिंग था, सावित्रीबाई फुले का जो अंडरस्टैंडिंग था, वो बहुत अहमियत रखता है हमारे पूरे सामाजिक बदलाव में, और वहाँ से उनका संघर्ष शुरू होता है। मतलब उन्होंने जिन लोगों को, मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे सामने बहुत सारे दुखी लोग हैं, सब दुखी है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि उसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन है, और जो सबसे ज्यादा नहीं, दुखी है उसके लिए काम करना होगा। तो उनमें सबसे ज्यादा दुखी कौन थे, तो वहां उनकी महात्मा फुले की भाषा अगर हम करें तो स्त्रियां और शूद्राति शूद्र, महिलाएं और शूद्राति शूद्र, शूद्र और अति शूद्र। तो महात्मा फुले ने इन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। आप सोचिए उस वक्त का जो समाज था, उस वक्त की जो हमारी रचना थी, उसमें इनका तो कोई स्थान ही नहीं था, महिलाओं का या शूद्र अति शूद्रों का। लेकिन महात्मा फुले ने ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और सावित्रीबाई फुले ने उनको साथ दी, और वो खुद भी बहुत मतलब जिनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जिस समाज में उन्होंने काम करना शुरू किया। मतलब स्कूल में जब जाती थी पढ़ाने, आप सोचिए उस वक्त का पूना कैसा होगा। स्कूल में जब पढ़ाने जाती थी तो उनको साथ में 2 साड़ी रखनी पड़ती थी, क्योंकि इधर से जाते वक्त भी लोग उन पर गोबर फेंकते थे, गाली गलौज करते थे, जितना हो सके उतना उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे। और वापस आते वक्त भी वही था, स्कूल जाते वक्त भी लोग इसी तरह की तकलीफ देते थे, उस समय के ब्राह्मणवादी, और वापस आते समय भी इसी प्रकार की तकलीफ देते थे। तो आप सोचिए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये काम किया होगा। तो ये आसान नहीं था, ऐसा नहीं कि सत्ता साथ में थी इसलिए कर पाए वगैरह, ऐसा नहीं था। उन्होंने उनकी बहुत कोशिश भी थी, और उनको आइडियोलॉजिकली बहुत क्लियर था। They were fully convinced about education, that it is a revolutionary tool to transform the lives of people. They were fully convinced about this. नहीं, एक और बात है सर, एक और मतलब चर्चा होती है दबी जुबान में अब तो, जैसा कि आपने कहा है कि वर्तमान समय में कोई भी ऐसा नहीं जो महात्मा फूले या फूले दंपति मतलब ज्योतिराव फूले हों या सावित्रीबाई फूले हों, खुलकर मंचों पे अब कोई आलोचना नहीं करता है। दबी जी। जुबान में लेकिन यह बात आ जाती है कि जातिवाद की राजनीति के कारण महात्मा हुँ। फूले और ज्योतिराव फूले जैसों की चलती हो गई है, प्रासंगिकता बढ़ गई है। ये जातिवाद के उत्पाद हैं ये सब। ऐसी भी दबी जुबान में बात होती है। ये ये जातिवाद के उत्पाद नहीं है। अगर इसको यहाँ अगर जातिवाद ना होता, आप इसको समझिए, अगर यहाँ जातिवाद ना होता, हुँ, यहाँ पर भेदभाव ना होता, क्योंकि महात्मा फुले ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि यहाँ भेदभाव जो है, वो 2-3 स्तर पे, 3 स्तर पे भेदभाव होता है। वो जातिगत भेदभाव है, वो भेदभाव भाषा को लेकर भी होता है, और वो लिंग से लेकर भी भेदभाव होता है। महिला-पुरुष ऐसा भी भेदभाव है, जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन है। ये भेदभाव यहाँ, और ये कोई 1-2 साल या 1 सदी का, ये सदियों से चला आ रहा भेदभाव है। इसी भेदभाव की वजह से यहाँ महात्मा फुले होना, मतलब इट वाज़ इनेविटेबल। अगर आपकी सोसाइटी, आपका समाज हेल्दी है, वहाँ इनजस्टिस नहीं है, वहाँ पर अगर न्याय है, तो वहाँ महात्मा फुले होने का कोई मतलब ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर पहले से जातिवाद था, हज़ारों सालों से जातिवाद था, जाति भेद था। यहाँ महिलाओं के अधिकारों को नकारा था, यहाँ बहुजनों को, मतलब वो तो इंसान भी मानने को तैयार नहीं थे, ऐसी सिचुएशन थी। तो इसमें महात्मा फुले का होना लाज़मी है। मतलब ये जातिवाद के उत्पाद बहुत अलग स्तर पे हमें इसको देखना होगा, कि यहाँ जो जातिवाद था, इसीलिए यहाँ पे महात्मा फुले होना इनेविटेबल था, इट वाज़ इनेविटेबल। यहाँ पे अंबेडकर होना, अगर आपकी सोसाइटी हेल्दी होती, अगर आप कोई जातिगत भेदभाव ना करते, आप जितना बताते हो, उतनी अगर आइडियल ये सोसाइटी होती, तो महात्मा फुले को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता? सावित्रीबाई फुले को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता? बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी लाइफ, मतलब इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता?
अब तब तो हम तो बहुत आगे आ चुके थे। महात्मा फुले से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक कितने आगे आ चुके थे। हम खुद की संस्कृति को अगर 5000 साल की संस्कृति बताते हैं और कोई 19वीं सदी के आखिरी पड़ाव पर लड़कियों को शिक्षित करने की कोशिश करता है और उस पर अगर आप गोबर फेंकते हो, तो आप सोचिए कि जातिवाद का उत्पाद कौन है और जातिवाद के खिलाफ खड़े कौन हुए? यहाँ समता के लिए, इक्वालिटी के लिए कौन खड़े हुए और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पे सोचना चाहिए। ये जब भी 28 नवंबर आता है या 3 जनवरी आती है, तो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के खिलाफ सिस्टमैटिकली जब भी 26 जनवरी आती है, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ सिस्टमैटिकली एक प्रोपेगेंडा चलता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा। अब देखिए ये एक ब्राह्मणवादी सोच है कि जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शिवाजी महाराज इतने बड़े महापुरुष हुए, हुँ, तो एक ऐसी धारणा है कि उनके गुरु मतलब वो धारणा फैलाई गई ऐसी कि स्वामी रामदास उनके गुरु थे। हुँ। जबकि हिस्टोरिकल ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब बहुजन अपने आप में प्रतिभाशाली नहीं हो सकते। बहुजन अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक उसको कोई ब्राह्मण गाइड नहीं करेगा, उसका गुरु नहीं होगा। ऐसी धारणाएँ फैलाने का प्रयास होता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी ऐसे ही उनके ब्राह्मण गुरु ने ऐसा किया, वैसा किया वगैरह-वगैरह। तो ऐसी धारणाएँ फैलाने का प्रयास होता है, लेकिन ये सारे बहुजन नायक अपनी प्रतिभा से और उनके अंदर जो एक करुणा का भाव था और उनको जो समाज की हमारे समझ थी, उस वजह से वो यहाँ की पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। तो इसमें जातिवाद जो किया है, वो आज का बहुजन समाज नहीं कर रहा है। इनके जातिवाद की वजह से महात्मा फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब को यहाँ अपना काम करना पड़ा है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो जो जातिवादी है, वही जातिवाद का आरोप लगाते हैं। ये मतलब बहुत हास्यास्पद है। सर हम आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल आ रहा है कि जिस सेक्शन में ये माँग उठ रही है कि 3 जनवरी शिक्षक दिवस घोषित किया जाए, जी। बहुत जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पे भाषण लोग खुले तौर पर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये शिक्षक दिवस अगर घोषित हो भी जाए, हुँ। तो उसका कोई असर वास्तव में कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं देखिए, वो आप कोई भी दिन उसका तो रिचुअल होना ही है, मतलब वो हो ही जाता है धीरे-धीरे। लेकिन फिर भी हमारी जो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको याद करने का वो एक बहुत मतलब दिन रहेगा अगर माँ सावित्रीबाई फुले के नाम से अगर हम या महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से 28 नवंबर को या 3 जनवरी को हम शिक्षक दिन मनाते हैं, शिक्षा दिन मनाते हैं। क्योंकि इसी दिन तो ये लोग जिस दिन इनका जन्म हुआ, ये थे इसीलिए यहाँ का जो बहुजन समाज है, वो शिक्षित हो पाया है। तो उनको याद करना चाहिए और उन्हीं के नाम से शिक्षक दिन होना चाहिए। क्योंकि जिनके नाम से हम शिक्षक दिन मनाते हैं, उनका बहुजनों की ज़िंदगी में क्या कॉन्ट्रिब्यूशन रहा है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? तो जिन्होंने डॉक्टर ना सर्वपल्ली ज जिन्होंने जिन्होंने यहाँ नींव डाली है बहुजन शिक्षा की, महात्मा फुले जी, तो उन्हीं के नाम से सावित्रीबाई फुले, इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा दिन या शिक्षक दिन होना चाहिए। अब मामला कन्फ्यूजन का आपने कर दिया दर्शकों के लिए। अगर भारत सरकार सही में मान ले, मन बना ले कि एक दिन हम घोषित कर देंगे 5 सितंबर हटा के, तो आप महात्मा फूले यानी ज्योतिराव फूले के दिन चाहेंगे कि सावित्री माई फूले के जन्मदिन के दिन चाहेंगे? नहीं, नहीं, वो तो या तो 28 नवंबर हो या 3 जनवरी हो, अच्छा क्योंकि मतलब इसके दोनों लिए का आप है। रिजिड नहीं हैं आप। हाँ, ये कोई संघर्ष का या ये कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यू नहीं है वैसे। हाँ, नहीं माँ लेकिन बड़े सावित्रीबाई सेक्शन अगर हम लोग देखिए, अगर हम माँ सावित्रीबाई के नाम से भी शिक्षक दिन मनाते हैं, तो खुद महात्मा ज्योतिबा फुले को भी ये अच्छा लगेगा क्योंकि उनका तो प्रयास रहा है हमेशा स्त्रियों को शिक्षित करने का और हम महात्मा हाँ, फुले के इसलिए नाम से भी मनाएँगे, तो वो भी अच्छी बात है और मनाना भी मान चाहिए। लीजिए हम लोग तो मतलब महाराष्ट्र में यहाँ जो सत्यशोधक मूवमेंट है, उन्होंने तो 28 नवंबर को महात्मा फुले जन्मदिन पर ही शिक्षक दिन मनाना शुरू कर दिया इधर। अच्छा, वहाँ पे हाँ, पुणे में मतलब महाराष्ट्र में वहाँ पे जी, शिक्षक जी, दिन मनाया महाराष्ट्र में जाता है।
महाराष्ट्र में तो कब से ये 20 साल से चल रहा है। अच्छा, उस दिन तरह-तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं और उसको शिक्षक दिन के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे ये है, लेकिन उत्तर भारत हाँ, में लेकिन 3 जो जनवरी को। स्कूल जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स, कॉलेजेस वहाँ 5 सितंबर को ही होता है। अच्छा, हाँ। लेकिन लेकिन जो बहुजनों के पब बीच में वहाँ महात्मा फुले के दिन मनाया जा रहा है। जी, जी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग जो है 3 जनवरी की माँग कर चुके हैं, कई बार। मैंने भी अपने चैनल पे उसमें भी कुछ गलत नहीं है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है क्योंकि माँ सावित्रीबाई का रोल मॉडल होना हमारी लड़कियों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत बड़ी बात है। सर, आप तो प्रकाशन चलाते हैं, आप एक प्रकाशक जी। प्रकाशन के मालिक भी हैं। आपने भी कोई सावित्रीबाई फुले जी पे आपने छापा है? आप जी, हमने दर्शकों को दिखाइए। देखिए हम महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफ़ेसर हरि नरके, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और उन्होंने पूरा ही स्पेंट हिज़ होल लाइफ़, ही डेडिकेटेड हिज़ होल लाइफ़ टू द स्टडी ऑफ महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। मतलब जो हमारा प्रोग्रेसिव थॉट है उसका पढ़ाई करने में उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो हरि नरके जी जब हमने एक रोड शो देखा था किसी चैनल का, तो वहाँ वो रिपोर्टर्स लड़कियों को पूछ रहे थे फ़ोटो दिखा कर के कि क्या आप इस महिला को जानते हो? और हमारी कॉलेज के ग्रेजुएट्स भी वो फ़ोटो पहचान नहीं पा रही थी। तो देख के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने हरि नरके जी से बोला कि मुझे आप कुछ दीजिए कि जो सावित्रीबाई फुले में ये जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले अभी नए बच्चे हैं हिंदी, इंग्लिश जानते हैं अच्छे से, तो मराठी मीडियम के स्कूल्स को तो स्कूल में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में उतना नहीं दिखता है, तो मुझे आप कुछ दीजिए। तो उन्होंने एक बायोग्राफिकल स्केच था उनके पास, तो वो मुझे दिया और मैंने वो किताब निकाली है अंग्रेजी में माँ सावित्रीबाई फुले के ऊपर। ये हरि नरके जी ने लिखी हुई किताब है। ये इसका इंग्लिश तर्जुमा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इसका हिंदी अनुवाद भी हमने किया है और वो हमारे बहुत ही अच्छे अनुवादक धर्मराज जी, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है और वो भी बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है। और हम चाहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से महाराष्ट्र के बाहर ये दूसरे राज्यों में भी माँ सावित्रीबाई फुले का काम लोग समझे और ये जो हमारी विरासत है सांस्कृतिक बहुत ये हमारे माँ-बाप है, सोशल पेरेंट्स हैं हमारे। ये हमारे हुँ, सांस्कृतिक माँ-बाप हैं और इनकी हम लोग पहचान रखें, इनको कभी भूले ना क्योंकि इनसे हट गए, तो फिर आप वहीं जाके रुके हैं, जहाँ आपकी बर्बादी है, जहाँ आपको एक झुंड में बदला जाएगा। अगर हमें झुंड में नहीं बदलना है बहुजन समाज को, तो हमें इनके रास्तों से कभी हटना नहीं चाहिए। हमें माँ सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, इन सारे सोशल रिवॉल्यूशनरीज़ के रास्ते पर ही चलना चाहिए और इन्होंने पूरा रोड मैप ही दिया हुआ है कि बहुजन समाज को क्या करना चाहिए। तो यहाँ से हटना नहीं चाहिए इसलिए मैंने एक किताब निकाली और ये बहुत अच्छी चल रही है किताब, दोनों किताबें अच्छी चल रही है। पाठकों से बहुत प्रशंसा भी मिलती है इन किताबों को और नए बच्चे पढ़ भी रहे हैं इसको। और कई सारे जी। मतलब नाम तो लोगों ने सुना हुआ होता है लेकिन उनको बेसिक कुछ पता नहीं होता है ज़्यादा। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक और क्रेडिबल बायोग्राफी है माँ सावित्रीबाई फुले की। लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमें पहली बार मालूम हुई है, क्योंकि इतना डिटेल में लोग जाते नहीं है। और ये हरि हुँ, नरके जी ने लिखी हुई है, इसलिए बहुत क्रेडिबल है। वो बहुत जाने-माने विद्वान थे महाराष्ट्र के। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ा ही कीमती वक़्त मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर के लिए निकाला आपने और मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको फिर तमाम ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि दैनिक अम्बेडकर में बहुजन मुद्दों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा होती है, कमेंट्री भी मैं करता हूँ और भी सारे जी, कार्यक्रम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आपने तुरंत में इमरजेंसी में भी आपने मतलब समय है थोड़ी देर में, आज 3 जनवरी खत्म हो जाएगा। आपने जी। तुरंत हामी भर दी और आपने इतना बढ़िया इंटरव्यू हमारे चैनल के लिए दे दिया। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद पेश करता हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज हम माँ सावित्रीबाई फुले को याद कर पाए। थैंक यू। हाँ, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू।